तो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वंस अगेन। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड वाइवा। जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेट आ चुका है और 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी के बीच में आपका डेट मिल जाएगा वाइवा का, अलग अलग स्कूल्स में। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ना कि एज अ स्टूडेंट बट एज अ टीचर। जो मैंने 15-20 सालों में अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में जो हम लोगों ने किया, वाइवा में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करो, कैसे क्वेश्चंस हम लोग आपसे पूछेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग उसके बारे में बात करेंगे। प्लस अगर मान लो किसी बच्चे ने वाइवा में किसी वजह से, अगर नर्वसनेस की वजह से या किसी कारण से उसका वाइवा खराब चला गया, तो क्या उसको मार्क्स मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, वाइवा में इंपॉर्टेंट एरियाज कहाँ हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे। मतलब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मैं दे दूंगा मोस्टली। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि कई सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं वाइवा को लेकर। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अकाउंटेंसी आपका कोड है 55, आप सबको मालूम है। इसका सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया है, आपका प्रोजेक्ट होता है 20 मार्क्स का, साइंस वालों का 30 का, कॉमर्स का 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 12 मार्क्स का फाइल है और 8 मार्क्स का वाइवा होगा। ठीक है, अब रिटन एग्जाम नहीं होता, पहले रिटन एग्जाम होता था। तो रिटन नहीं होने की वजह से वाइवा का मार्किंग बढ़ जाता है और फाइल का भी। सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात करें और सिलेबस में क्या बताया आपको। पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट भी होता था, अब सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। कम से कम 2 टॉपिक कवर होना चाहिए आपके पास। मोस्टली आप लोगों ने फाइल बना रखा होगा, नहीं बना रखा होगा तो देख लो इसको। कई बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पे फाइल सबमिट करते हैं। तो कम से कम 2 टॉपिक कवर करना, कंपैरेटिव कॉमन साइज या फिर अकाउंटिंग रेशियो प्लस, या फिर सेगमेंट या कैश फ्लो, इन चारों में से कोई 2 टॉपिक उसमें कवर होना चाहिए। इसके बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, बुक के पीछे भी कई सारे प्रोजेक्ट का सैंपल मिल जाएगा। अब फाइल कैसे बनाए, इसके ऊपर भी बहुत डाउट होता है। तो वैसे तो इसका सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट में आपको इसको कवर कर लिया है। देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है बच्चों का, सर फाइल हैंड रिटन होगा या प्रिंटेड करा ले। तो नहीं, प्रिंटेड आपको फाइल नहीं कराना है, मना किया गया है। फाइल मस्ट बी हैंड रिटन। ठीक है, और दूसरे से मत लिखवाना, कोशिश करो खुद से लिखने का। प्रिंटेड आप फ्रंट पेज करा सकते हो, जिसमें स्कूल का नाम, आपका आपका नाम, रोल नंबर वगैरह हो सकता है। बट बाकी सब आप हैंड रिटन ही रखना। ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सीक्वेंस में अरेंज करके रखना। ये आपको मालूम चल जाएगा, बहुत सारी जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बुक्स में भी मिल जाएगा आपको। कहाँ पे इंडेक्स नंबर लगाना है, कहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करना है, कहाँ पे आपका बिब्लियोग्राफी होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब चीज़ आप सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेना। और सर्टिफिकेट जरूर लगाना, क्योंकि वहाँ पे साइन करना होता है। ठीक है। अच्छा, डेकोरेट करें सर या नहीं करें, ये भी एक डाउट होता है सर। बहुत कोई बच्चे हैं जो फाइल को बहुत खूबसूरत से डेकोरेट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वैसे कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, पर उसका कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो, सिंपल स्पाइरल बाइंडिंग करा दो, वो भी काफी है। कंटेंट पूरा होना चाहिए एंड इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, कटिंग वटिंग नहीं होना चाहिए उसमें। नंबर ऑफ पेजेस, कई बच्चे कहते हैं सर कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बुक से नोट किया, 5-6 पेज में हो गया। नहीं अच्छा लगता है। कोशिश करो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, गैप देकर लिखो। पेजेस ऐसे रखो जो एक साइड से रूल हो, एक साइड से ब्लैंक हो, प्लेन पेपर हो। वैसा वाला जो बायोशीट होता है, वैसे पेज यूज करो। कम से कम 12-15 पेज का तो फाइल होना ही चाहिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड साइज होता है। तो नंबर ऑफ पेजेस 12 से 15 पेज मिनिमम रखना। एंड लास्ट, अपने टीचर से उसको चेक एंड वेरीफाई जरूर करवा लेना। ठीक है। चलो अब सीधा आते हैं हम लोग वाइवा के ऊपर, कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा। पर उससे पहले एक बात और मैं बता दूं आपको, प्रोजेक्ट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइल आपको बनाना है, बना के सबमिट भी करना है। ये नहीं कि बिना फाइल के चले गए, ऐसा नहीं होता। आपका एक्सटर्नल आएगा, सबसे पहले आपसे फाइल मांगेगा। ठीक है, फाइल देखेगा, उस पर साइन करेगा, उसके बाद ही आपसे वो वाइवा वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछेगा। तो फाइल आपको बनाना ही है।
ओके। और कोशिश करना कि जो सीक्वेंस में तुम लोग जा रहे हो तो सबका का टॉपिक एक ना रहे, थोड़ा अलग रहे। ओके, नेक्स्ट हम लोग वाइवा पे बात करते हैं। जो आपका वाइवा होगा, फाइल तो उसने देख लिया, अब वाइवा में तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है, सर वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, सबसे पहली बात, आपका जो फाइल है उस पे जो भी आपने नोट किया है, जो भी केस स्टडी लिया है, जो भी टॉपिक लिया है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि जो एक्सटर्नल है आपका फाइल देखेगा, देखते देखते क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग यही करते हैं, फाइल देखते देखते, मान लो रेशियो है तो रेशियो का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, कैश फ्लो पे बनाया तो कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो फाइल तो आपका क्लियर होना चाहिए, फाइल में जो आपने लिखा है वो कंटेंट आपके दिमाग में भी होना चाहिए, वो चेक करेगा ये देखने के लिए फाइल तुमने ही बनाया या किसी और से बनवा लिया। दूसरा, इससे ज्यादा अगर तैयारी करनी है आपको तो आप एक काम करो, आपका जो लास्ट बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको थोड़ा सा देख लेना, ओवरऑल एक रिव्यू, एक ओवरऑल व्यू कर लेना। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, बहुत डिटेल में नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो तुरंत आंसर कर सको आप। तो ये दो चीज आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा बाकी बुक भी अगर देख लोगे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल जो क्वेश्चन पूछेगा, तो कई बार स्कूल में क्या होता है, टाइम कम होने की वजह से हम लोग ग्रुप में वाइवा करवा लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल के पास भी टाइम का लिमिटेशन होता है, उसको भी कई सारे स्कूल कवर करने होते हैं। जैसे मेरे पास था तो हम लोग जो सीनियर टीचर थे, हम लोग को कम से कम 10 स्कूल मिलता है और 3-4 दिन में कवर करना पड़ता है 10 स्कूल को, तो हम लोग को ही भागना पड़ता है। तो अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में वाइवा ले लेते हैं, 4-4 5-5 का लॉट करके। बट कभी कभी बच्चे कम होते हैं और टाइम सफिशियंट होता है तो इंडिविजुअली भी वाइवा लिया जा सकता है। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी या ग्रुप में, डिपेंड करता है कि कैसा आपका वहां पे सिचुएशन है। बस आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली जाओ और आंसर करो। कैसे करोगे वो भी मैं बताता हूं अभी आगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल क्या करेगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसके पास एक शीट होगा, ब्लैंक शीट, जहां पे वो कुछ नोट करता है अपने हिसाब से, या तो स्टार मार्किंग बना देगा या डॉट डॉट करके नोट करेगा। तो बच्चे का ध्यान ना इस पे ज्यादा रहता है कि वो क्या नोट कर रहा है। तो देखो, वो अपने रेफरेंस के लिए नोट कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको कम स्टार मिला तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, आपको ज्यादा स्टार मिला तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में तय होता है, वो तो बस आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए कि हाँ भाई बच्चे थोड़ा सीरियस रहे, उस चीज के लिए होता है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करो, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही आंसर दो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, तो यूनिफॉर्म में जाना, आईडी कार्ड वगैरह लगा के, टाइम पे पहुंचना, ठीक है। और जब आप एंटर करते हो तो जैसे हम लोग पूछ के जाते हैं, मैं आई कम इन, वो सब चीज, ये सब जो बेसिक एटिकेट्स है वो सब आप ध्यान रखना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए वाइवा आपका खराब चला गया, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बट किसी वजह से आप नर्वस हो गए उस टाइम, एक्सटर्नल को देख के घबरा गए, कई बच्चे होते हैं अपना नाम तक भूल जाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर पता है, पर इतना नर्वस हो गए कि आंसर ही मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। तो घबराओ नहीं, ऐसा नहीं कि आपका आपने आंसर नहीं दिया या गलत दे दिया तो आपके नंबर नहीं आएंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। देखो, यहीं पे मैं आपको बता दूं मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के बारे में। 20 मार्क्स का होता है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, तो कम से कम 16 आउट ऑफ 20, 16 से 20 के बीच में ही आपको मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम स्कूल्स में यही होते हैं कि 16 से 20 के बीच में मार्क्स मिलता है। अब सवाल है कि आप लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। देखो, कॉमन सी बात है, लॉजिकल है, वाइवा लेने जो एक्सटर्नल आया है वो आपको 10 मिनट 20 मिनट से ही आपको जान रहा है, तो वो बहुत अच्छे से मार्क्स आपका डिसाइड नहीं कर सकता। तो जब भी हम लोग मार्क्स अपलोड करने बैठते हैं ना, तो बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों साथ मिलकर बैठता है और वो लोग मिलकर मार्क्स अपलोड करता है। तो इंटरनल ही बताता है कि एक्सटर्नल को कि किसको कितना मार्क्स देना चाहिए। इनफैक्ट एक्सटर्नल खुद ही दे देते हैं शीट हम लोग को, इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देख लीजिए आपके बच्चे, ठीक है। तो हम लोग, अगर मान लो आप 90s के स्टूडेंट हो, आप हर बार 90% लाते हो हर एग्जाम में, तो ऑब्वियसली अच्छे बच्चे हो। तो अगर आपने आपका वाइवा खराब भी गया तो भी आपको 19 मार्क्स तो कम से कम मिल जाएगा, 18 या 19 मार्क्स तो कम से कम मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो 20 मार्क्स भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वाइवा खराब गया था आपको 20 नहीं मिलता, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है।
तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि खराब चला गया, आंसर नहीं आया तो मार्क्स कम मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कोई भी स्कूल 1/4 से लेके 1/3 बच्चों तक ही 20 मार्क्स देता है, उससे ज्यादा नहीं। 1/3 बच्चों को हम लोग 20 मार्क्स तक दे सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बच्चों के मन में आता है सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो वाइवा के लिए। तो देखो, एज एक्सटर्नल या इंटरनल आप खुद ही सोचो अपने आप को हमारे जगह पर रख के कि क्या आपके दिमाग में सीबीएसई ने कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है। आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, किसी का वाइवा लेने जा रहे हो, तो कितना क्वेश्चन कैरी करके जाओगे? 30, 40, 50 क्वेश्चन। सारा बुक तो दिमाग में रहता नहीं उस वक्त। तो मोस्टली जो फाइल आ गया उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो क्वेश्चन दिमाग में आ गया उससे पूछ लेते हैं। तो कोई लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता। ठीक है, इट्स जस्ट अ मिथ कि लिस्ट दे दिया मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सटर्नल कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको पूरी आजादी है। 12th के सिलेबस, इवन 11th के सिलेबस से ही पूछ सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। बट मोस्टली कहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको, वो एरिया आपको बता सकता हूं। सबसे पहले तो फाइल को प्रॉपरली पढ़ के जाओ, क्योंकि फाइल से क्वेश्चन पूछेगा। वो फाइल उसके हाथ में रहेगा, जो टॉपिक दिख जाएगा वो क्वेश्चन पूछ देगा। आप अब सबसे पहले तो शांत रहना, रिलैक्स रहना, घबराना नहीं, डरना नहीं, कॉन्फिडेंटली वहां पे आंसर करो और पोलाइटली आंसर करो। ठीक है, ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करना है और आपको रिलैक्स रहना है, नर्वस भी नहीं होना है। ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, नॉर्मली लास्ट वाला बुक से ही क्वेश्चन बनता है। तो या तो आपसे हेडिंग सब हेडिंग पूछ देगा, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सा एग्जांपल है लूज टूल्स। लूज टूल्स कहाँ आता है, उसका हेडिंग बताओ, सब हेडिंग बताओ। ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर वो कहाँ पे दिखेगा। फिर पूछ लेगा आपको शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 क्या कवर करता है। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फिर रेशियो बहुत कॉमन चैप्टर है क्वेश्चन पूछने के लिए। रेशियो का कोई भी फॉर्मूला उठा के पूछ लेगा। आइडियल रेशियो पूछ देगा, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो पूछ लेगा कैश फ्लो कौन सा एएस कवर करता है, कौन कौन सा मेथड है कैश फ्लो में, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जो आप लोग पढ़े हो वो सब। ये आपसे पूछ देगा कि एक्टिविटी बताओ, कौन कौन सा एक्टिविटी है कैश फ्लो बनाने के लिए, तो जो तीनों एक्टिविटी नाम बता दो। या किसी आइटम को पूछेगा डेप्रिसिएशन किस एक्टिविटी में जाता है, तो बता दो ऑपरेटिंग में जाता है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ दूसरे चैप्टर जैसे मान लो शेयर से ही पूछ सकता है, डिबेंचर से ही पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, या फिर पार्टनरशिप से पूछ सकता है, बट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है। तो अगर मान लो मोस्टली आपने पढ़ा है, अभी प्री बोर्ड्स वगैरह भी दिए हो, तो ये सब टॉपिक ध्यान में तो होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट अगर किसी वजह से आप आंसर ना दे पाओ तो घबराने का नहीं है। आप सीधा सीधा पोलाइटली बोल दो कि सर मैंने अभी रिवाइज नहीं किया, अभी हम लोग प्रैक्टिकल के तैयारी में थे, इसलिए ये टॉपिक मेरा अभी मिस कर चुका है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मार्क्स नहीं कटता है। सो ठीक है। एंड ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट नहीं होना, वरना आपका रिजल्ट, आपका जो ये 1 साल है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब रिजल्ट बनता है तो प्रैक्टिकल का मार्क्स उसमें जाना कंपलसरी होता है। लोग आपको बोलेंगे बाद में डेट आ जाएगा तो बाद में दे देना, उस चक्कर में मत पड़ना, वो बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे उन डेट्स के लिए। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम में फिजिकली प्रेजेंट आपको होना ही है, क्योंकि हम लोग इसका वीडियो और फोटो दोनों बना के हम लोग को सेंड करना पड़ता है सीबीएसई को। ओके। तो चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। सो थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर वाइवा।